2 साल या 11 महीने 18 दिन। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हो गया था, बनकर तैयार हो गया था? 1949, 1948। मुझे तारीख भी चाहिए, महीना भी चाहिए और साल भी चाहिए। 26 नवंबर 1949। बढ़िया। मैं गोयल, दोबारा बोलो क्या बोला है? 26। 26 नवंबर 1949। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़िया। अब मैं जिसका नाम लूंगा उसको कोशिश जरूर करनी है, बाकी सब मन में रिवाइज करेंगे। पल्लवी। पल्लवी, आपको बताना है ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था? एम M. N. Roy. एम एन रॉय। बढ़िया बात। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इलेक्शन में प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? आसिफ। वे रिपीट करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो चुनी गई, उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर आसिफ। डॉक्टर भीमराव नहीं 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 अंबेडकर। नहीं नहीं डॉक्टर नहीं। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 7 मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, जिनके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए हम उन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात चल रही है बोरोड फीचर। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और जो बेस्ट था वो हमने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। तो मेरा क्वेश्चन है अनन्या से, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कौन सी कंट्री से कॉपी कराया? UK. बढ़िया, यूके से। कुछ लेट आ रहे हैं बच्चे। सिटीजनशिप का जो राइट है हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में, सिंगल सिटीजनशिप का राइट है, तो ये हमने कौन सी कंट्री से, अनन्या का ही नंबर है, कौन सी कंट्री से कॉपी करा? अनन्या, सिटीजन, सिंगल सिटीजनशिप का राइट है। JNK में डुअल सिटीजनशिप थी जो कैंसिल हो गई है ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ आर्टिकल 370। यूके। UK. सिंगल सिटीजनशिप भी हमने कहाँ से कैरी करी बच्चों? यूके से। मेरा क्वेश्चन है कॉन्करेंट लिस्ट, पल्लवी रामपाल, कॉन्करेंट लिस्ट हमने कौन सी कंट्री से ली है? पल्लवी रामपाल। Australia. बढ़िया। Australia. अब कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं? पल्लवी को ही बोलना है। एट प्रेजेंट कितने सब्जेक्ट हैं जिस पर सेंट्रल या स्टेट कोई भी कानून बना सकता है? कितने सब्जेक्ट्स? 52. 52। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे? 47. बढ़िया बढ़िया। दीपिका का नंबर है। दीपिका, आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कैरी करे? फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। USA. है जी, अवंतिका बोलो। USA. यूएसए से लिया है, बिल्कुल बढ़िया। फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? अवंतिका बोलते जाओ। 7. अभी एट प्रेजेंट कौन से कितने हैं? 8. हैं क्या? 6। Sorry. 6 से 7 क्या? हैं. सोच के बोलो। 6 है। 6 है। 6 है। कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुआ है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है। आर्टिकल 300A. यस, प्रेरणा की तैयारी बढ़िया है। 300A। सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कैरी करा है? अभिषेक कुमार। सुप्रीम कोर्ट का ये सिस्टम हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कैरी करा है? अभिषेक कुमार। चिराग गुप्ता। USSR। बढ़िया। यूएसएसआर नहीं है, अरे गड़बड़ हो गई। यूएसए सर रशिया। अरे नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो यूएसए से कैरी करी हमने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बात कर रहे हैं हमने यूएसएसआर जो आजकल रशिया है, इससे हमने क्या लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? हिना, हिना का नंबर आया। The fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात बता चुके हैं, कॉन्करेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। हमने जर्मनी से क्या लिया है? हर्षित, आपको बताना है जर्मनी से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया है? इमरजेंसी। नितिन, आप बताओगे जर्मनी से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फीचर बोरो करा है? प्रेरणा बोलो बच्चे। इमरजेंसी राइट। हाँ, इमरजेंसी राइट्स नहीं, इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स। अब इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चिराग गुप्ता, आप बताओ इमरजेंसी पावर्स 3 प्रकार की होती हैं, तीनों के नाम चाहिए विद आर्टिकल।
चिराग। सर हाँ मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, पहले मैं पूछ रहा था तो कुछ पता ही नहीं चला। सर अभी पहले भी बोल रहा था बट आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, अभिषेक से ही पहले पूछेंगे। अभिषेक, इमरजेंसी पावर्स 3 प्रकार की मैंने आपको बताई, विद आर्टिकल यस सर। बताओ। आर्टिकल के पहली साथ। पहली नेशनल इमरजेंसी, दूसरी स्टेट इमरजेंसी, तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 है शायद। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई। 352. 352। हाँ बोलो, पूरी बात बोलो। स्टेट स्टेट 356 है हाँ। और फाइनेंशियल 362 है। नहीं नहीं, अरे क्यों गड़बड़ कर रहे हो भैया। 360. 352, 356 एंड 360, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो भैया आजकल 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो मैंने आर्टिकल 32 की बात करी थी, ये पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 5 प्रकार की रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और यही रिट हाई कोर्ट इशू करे तो मैंने बताया था अनन्या, कौन सा आर्टिकल, यही रिट हाई कोर्ट इशू करे तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, तब आर्टिकल 32 काम नहीं करेगा। अनन्या, अनन्या आवाज नहीं आ। हाँ याद नहीं आ रहा। 226. अरे 226, 226. आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को लेकर बात हो रही है। अगर ये रिट्स का प्रोविजन ना हो तो ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर हैं हमारे पास, कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करे, एक्सप्लॉयटेशन करे, तो हम कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर सकते हैं और रिट इशू करा सकते हैं। नॉर्मली हम हाई कोर्ट में जाते हैं और रिट इशू कराते हैं अंडर आर्टिकल 226, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जाने की हमारे पास पावर है, बट उन्हें हमें रीजन बताना पड़ेगा कि हम हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं और आपके पास क्यों आए हैं। तो रिट मैंने 5 याद कराई थी, 5 के नाम आदित्य देव, विद मीनिंग, लैटिन टर्म है आदित्य देव। भैया आवाज नहीं आ रही है, ये चेक कर लिया करो थोड़ा सा। कौन बोलेगा 5 नाम विद मीनिंग? हिना बोलो। So habeas corpus produce the body, mandamus we command, certiorari quash the order passed, prohibition act of stopping something, and quo warranto what is your authority? तो मैंने बताया था आपको, हैबियस कॉर्पस या हबीस कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी, कि कोई लीगल डिटेंशन में चल रहा है। अगर वो तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारे घर का कोई मेंबर है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, टेन्योर पूरा हो गया और सरकार, पुलिस छोड़ नहीं रही है, मिलने भी नहीं दे रही है, इलीगली डिटेंशन आपको लग रही है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट फैक्ट्स को देखेगी और उन्हें लगेगा कि ये डिटेंशन इलीगल है तो आपके लिए रिट इशू कर देगी, प्रोड्यूस द बॉडी, कि भैया वो मेंबर को रिलीज करो। उसी को बोल रहे हैं हैबीज कॉर्पस या हैबियस कॉर्पस। यहाँ सत्यारारी और प्रोहिबिशन दोनों में मैंने एक डायलॉग बताया था, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई भी फरमान सुना दिया है और आप उसमें एक पार्टी हो और आपके खिलाफ फैसला आया है, तो आप चाहो तो अपर कोर्ट में जा सकते हो, हायर कोर्ट में जा सकते हो और वहाँ फैक्ट्स रख सकते हो कि भैया ये जजमेंट ठीक नहीं है, तो वो सारे फैक्ट्स चेक करेंगे और उस जजमेंट को अगर उन्हें लगा कि वो जजमेंट सही नहीं है तो कैंसिल करा सकते हो आप। तो किसी भी जजमेंट को जो ऑलरेडी पास हो चुका है इन्फीरियर कोर्ट में, आप उसे चैलेंज कर सकते हो हायर कोर्ट में जाकर, और अगर वो बात उन्हें जस्टिफाइड लगी तो पुराना ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, सत्यारारी। और अगर ऑर्डर पास हुआ नहीं है, होने वाला है, और तुम्हें लगता है कि लोअर कोर्ट में जो फैसला है वो तुम्हारे खिलाफ आने वाला है, तो फैसला आने से पहले हायर कोर्ट में चले जाओ और उनको फैक्ट्स दिखा दो, और वो अगर जस्टिफाइड, उन्हें लगता है कि मामला ठीक है और इनके फेवर में होना चाहिए, तो वो लोअर कोर्ट से वो केस ही अपनी तरफ फॉरवर्ड कर लेते हैं और उसको वहाँ रोक देते हैं कि भैया ये तुम्हें कोई डिसीजन नहीं देना, अब ये हमारे पास चल रहा है केस, हम फैसला करेंगे। अरे याद आ रहा है अवंतिका? कू वारंटो का डिस्कशन मैंने करा था कि कोई भी पब्लिक ऑफिस में पोस्ट पर है और तुम्हें चेक करना है कि ये बंदा एलिजिबल नहीं है, तो तुम फाइल कर सकते हो कोर्ट में कि भैया इस बंदे की पोजीशन चेक करो कि ये इसकी ये इसकी सारी क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ें पूरी करके आया है।
और वो चेक, भैया कू वारंटो कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है किसी भी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ, और फिर सरकार फैक्ट कोर्ट में सारे फैक्ट चेक होंगे, और अगर मामला गड़बड़ पाया गया तो उसकी छुट्टी। अभिषेक बात समझ में आ गया था? कू वारंटो, यस सर। हाँ, और मैंडामस वही कमांड कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपने जो भी उनको फर्ज मिले हुए हैं, ड्यूटीज मिली हुई है, ढंग से नहीं करते तो आप कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो कि माय लॉर्ड ये काम पूरा नहीं कर रहे, तो कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है भैया काम पूरा करो। तो ये 5 टाइप ऑफ रिट्स आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की पावर, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की पावर। बात खत्म होती है, आगे चलते हैं पार्ट 4। अक्षित, मेरा क्वेश्चन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने आर्टिकल, कितने पार्ट और कितने शेड्यूल? जल्दी बोलना है अक्षित गुप्ता, थोड़ा जल्दी जल्दी चलें जी। अक्षित गुप्ता, अनन्या आप बोलो बच्चे। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स। तो हम यहाँ पार्ट 4 की बात कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखा है पार्ट 4 में। मैंने बताया था हिंदी समझ जाओ तो राज्य के दिशा निर्देशक सिद्धांत, इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या क्या करना चाहिए स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो सारी गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। लेकिन अगर वो ऐसा ना करें तो हम कोर्ट में जाकर केस दायर नहीं कर सकते। वो उतना ही उसमें से कर पाएंगे जितना उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होगी। तो वो बाउंड नहीं है, करना चाहिए उन्हें वो सारा काम, बट वो बाउंड नहीं है, हम उनके लिए सूट फाइल नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया? दीपिका, हर्षित, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दीपिका, हर्षित, हिना। यस भैया। हाँ, Yes, sir. आगे चल रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं थी, ये हमने बाद में। अच्छा, यहाँ बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लिखा है कि हम जब चाहें अपने संविधान में बदलाव ला सकते हैं। मैंने आर्टिकल बताया, 368। हाँ भैया ये बाकी भी थोड़ा ध्यान से सुना करो ना। आर्टिकल 368 किस बात को रिफ्लेक्ट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 हमें इस बात की पावर देता है कि हम जब चाहें समाज में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन आने से हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं, जिसके चलते हम समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में पैराग्राफ भी बदल रहे हैं, आर्टिकल्स भी बदल रहे हैं, पार्ट भी बदल रहे हैं, शेड्यूल भी हमने 12 कर दिए हैं। तो यहाँ बच्चों हम फंडामेंटल ड्यूटीज अपने संविधान में ऐड कर रहे हैं। कब? 1976। कौन सा अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करा 1976। वो पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से ईयर में ऐड हो रही है? 1976। कौन सा अमेंडमेंट है? 42nd अमेंडमेंट। कहाँ से फीचर कैरी करा है? अभी मैंने चर्चा भी करी थी। आज के ज़माने की बात करें तो नाम रशिया टिक होगा, पुराने ज़माने की बात करें तो उस कंट्री का नाम यूएसएसआर। तो यूएसएसआर की जगह वो रशिया लिखे तो भी बात ठीक है। आगे बात करते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में मॉडिफाई किया गया 86 अमेंडमेंट 2002 में, बाद में मॉडिफाई किया गया, संख्या बदली गई, बढ़ाई गई, और ये कौन सी अमेंडमेंट थी? 86 अमेंडमेंट ईयर 2002। बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ, जल्दी बोलो जी, याद करा हुआ है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years. 6 to 14 years. years। बढ़िया। आर्टिकल कौन सा है ये? 20, जल्दी बताओ। 21 21A. 21A। तो बात करते हैं जी पार्ट 5। प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी डाटा हमने पहले भी डिस्कशन करा था, बट तब लिखा हुआ नहीं था तो याद रहा नहीं रहा, अब याद कर लो। प्रेसिडेंट, सबसे पहला प्रेसिडेंट इंडिया का नाम बोलते जाओ जल्दी जल्दी। अनन्या, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एट प्रेजेंट हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। श्री रामनाथ कोविंद। श्री राम श्री राम या महामहिम रामनाथ कोविंद। और जब बात चल रही है तो बताओ हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट जिसका टेन्योर 5 साल भी नहीं था, शॉर्टेस्ट टेन्योर प्रेसिडेंट, शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला सर। हैं? क्या बोला? सर जिनके टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। नहीं, मुझे आदमी का नाम चाहिए जी। फखरुद्दीन अली अहमद। है? क्या बोला है? दोबारा बोलो जी। फखरुद्दीन अली अहमद।
सर उनके टाइम पे इमरजेंसी लगी थी ना। नहीं बनी जी बात। एम हिदायतुल्लाह, क्या नाम? वैसे तो एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। थोड़ी सी चर्चा, इसके फैक्ट्स मैंने लिखे हैं, अभी आपको लिखे हुए भी दिखाएंगे, याद करेंगे आप। हिंदुस्तान में एक ही प्रेसिडेंट है जो अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर पाया और एक्सपायर हो गया ऑफिस में ही। अरे ऑफिस टाइमिंग पे ही एक्सपायर हो गया। कोई नाम बता सकता है जिनके लिए कहा जाता है शॉर्टेस्ट टेन्योर? डॉक्टर जाकिर। हाँ हाँ हाँ, ये मामला ठीक हुआ। हिदायतुल्लाह आप टिक नहीं कर पाओगे, हिदायतुल्लाह तो 2 महीने के लिए बैठे थे, तो मैं वो स्टोरी सुनाऊंगा अभी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने अपनी टर्म पूरी नहीं करी। हिंदुस्तान का इकलौता प्रेसिडेंट जो अपने टेन्योर में जिनकी डेथ हो गई। नाम बताओ जी जल्दी से। डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्हीं का हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्हीं का टेन्योर सबसे छोटा कहेंगे कि 5 साल पूरे ही नहीं करे ना इन्होंने। तो पूछ ले भाई किस प्रेसिडेंट की ऑफिस टेन्योर में डेथ हो गई? डॉक्टर जाकिर हुसैन। टेन्योर सबसे कम किसका था? तो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर एक बात आ रही है जी, बात ध्यान से सुनना। ये बात हो रही है 1969 की, जो मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात कर रहा हूँ, एक्सपायर हो गए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सपायर हो गए, तो उस टाइम पर हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जल्दी जल्दी बोलो जी, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो कौन बैठेगा प्रेसिडेंट की पोस्ट पर उसी वक्त? जल्दी बताओ। वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट का नाम कोई बता सकता है? वेंकैया नायडू। नहीं 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 नहीं, अरे वेंकैया नायडू तो इस जमाने के हैं, अभी के है जी। क्या बोला है? वीवी गिरी। हाँ हाँ, ये बात ठीक है। तो भैया ध्यान से सुनना, तो हमारे प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, टेन्योर पूरा नहीं कर पाए। शॉर्टेस्ट टेन्योर की बात करें तो डॉक्टर क्या बोला है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आ गए, नाम है वीवी गिरी। वीवी गिरी, लेकिन इलेक्शन अनाउंस हो गए। इलेक्शन अनाउंस होने पर वीवी गिरी ने रिजाइन कर दिया। क्यों? वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेशन भर दिया उन्होंने। और आपको मालूम है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कोई भी इलेक्शन में नॉमिनेशन भरेगा तो उसके पास कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया, टेम्परेरी बने वो तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिजाइन कर दिया। तो हिंदुस्तान में उस वक्त ना तो प्रेसिडेंट और ना वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऊपर जा चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं। अरे बात समझ में आ रही है मेरी अभिषेक? यस सर, आ रही है। तो मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, ये अलग से क्वेश्चन आता है कि जब प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट सेम पोस्ट टेम्परेरीली ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो कौन बैठेगा? प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट पार्लियामेंट्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद कर लो, प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो कौन संभालेगा प्रेसिडेंट की पोस्ट? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेरा फिर क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पोस्ट पे ना हो कौन संभालेगा पोस्ट? पूरी क्लास। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बढ़िया, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाली घटना बस एक ही बार घटी है, वो मैं बता रहा हूँ ईयर, याद कर ले। 1969 डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर पाए, डेथ हो गई। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली टेम्परेरी। कौन थे वाइस प्रेसिडेंट? वीवी गिरी। और उन्होंने 2 महीने के अंदर ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ऐसी कंडीशन में ना प्रेसिडेंट ना वाइस प्रेसिडेंट। पहली बार हिंदुस्तान में, दोबारा ये घटना घटी नहीं है अभी तक, पहली बार हिंदुस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बिठाया गया। नाम याद कर लो, एम हिदायतुल्लाह। जल्दी बोलो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है, हम हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठे, नाम बताओ जल्दी से। एम हिदायतुल्लाह, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठे। और यहाँ पर वीवी गिरी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉमिनेशन का पर्चा भरा और वो जीत गए। एम हिदायतुल्लाह सिर्फ 2 महीने के लिए रहे जी, 2 महीने के लिए रहे, लेकिन वो टेम्परेरी पोस्ट है। और उसके बाद वीवी गिरी वहाँ प्रेसिडेंट बन गए, इलेक्शन जीत गए। वापस आ रहा हूँ जी, तो प्रेसिडेंट के बारे में याद कर रहे हैं। हिंदुस्तान का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने पीछे भी चर्चा करी थी। तो एग्जीक्यूटिव हेड है, नाम का राजा। एक होता है काम का राजा, एक होता है नाम का राजा। तो नाम का राजा कौन होता है? प्रेसिडेंट। काम का राजा कौन होता है? अरे जल्दी बताओ,
प्राइम मिनिस्टर। तो इंग्लिश में प्राइम हाँ मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ एग्जीक्यूटिव हेड कौन? प्रेसिडेंट। रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। दूसरी बात मैंने याद कराई, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। 44th अमेंडमेंट में obligatory and added the president can be sent to advise। ये मैंने पीछे बताया था, हमारे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है। कोई भी कानून बनाने के लिए प्रपोजल भेजा जाए तो वो उसको रिकंसीडरेशन के लिए वापस भेज सकता है पार्लियामेंट में कि एक बार आप दोबारा देख लो जी। या तरीका नंबर 2 जिसे बोलते हैं पॉकेट वीटो, वो उसको अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। होल्ड करके रख सकते हैं, याद हो गया ही ना? होल्ड करके रख सकते हैं अपने पास, या रिकंसीडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट से दोबारा वही पास होके आ जाए तो एक बार वापस भेज सकते हैं, 2 बार वापस भेज सकते हैं, लेकिन तीसरी बार कंपलसरी उनके पास कोई चॉइस नहीं है, साइन करने होंगे और वो कानून बनेगा। आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी कौन सी? मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए और कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। हिना एक बार जल्दी से बोल दो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। Some must be citizen, 35 years minimum, और eligible to be a member of Lok Sabha, और कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए। अभी एग्जांपल बताया, वीवी गिरी ने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया, तब जाके इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरा। इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का? इनडायरेक्टली, मैं याद करा चुका हूँ पिछली क्लास में। इनडायरेक्टली, अरे जनता तो चुनती नहीं है। इनडायरेक्टली कौन कौन शामिल है? इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, उसमें क्या शामिल होते हैं? सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड बोला है मैंने, नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात नहीं हो रही। नॉमिनेटेड मेंबर्स मैंने याद करा दिया। राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट? जल्दी जल्दी ही ना। So 12. तो 12 members nominated by president in Rajya Sabha and 2 Anglo-Indians nominated by president in Lok Sabha। तो ये members participate नहीं कर सकते। तो elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and all the elected members of legislative assemblies from the states and UTs। एक बार जल्दी से ही ना। So elected members of both houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and legislative assemblies of the states and union territories। तो ये सारे मेंबर्स मिलके क्या बनता है? इलेक्टोरल कॉलेज। ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और फिर इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग अनाउंसमेंट हो जाती है। तो टेन्योर प्रेसिडेंट का सबको याद है, 5 इयर्स। और सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट ऐसे रहे जिन्होंने टेन्योर पूरा नहीं करा, और एक प्रेसिडेंट ऐसे रहे जिन्होंने 2 टेन्योर पूरे करे। ये दोनों जल्दी से नाम बता दो। अभी मैंने चर्चा करी है, जिनका टर्म पूरा नहीं हुआ नाम बताओ है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जिन्होंने एक साथ 2 टर्म पूरी करी, हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नहीं, अरे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलेंगे जी, आगे चलेंगे। अच्छा, ये बढ़िया बात है, ये पेपर में आई हुई है। अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो, नॉर्मली कोई भी आदमी रिजाइन करता है तो अपने ऊपर वाले को रेजिग्नेशन देता है। अरे अपने से ऊपर जो बॉस है उसको देता है, लेकिन प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई बॉस ही नहीं है, वही सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठे हुए हैं। तो वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? जल्दी बोलो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट। ये याद रखना कि अगर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट की सैलरी इंपॉर्टेंट है, समय के साथ साथ बदली है। क्वेश्चन सिर्फ आज की तारीख वाला टिक करना है आपको, यानी 5 लाख रुपया पर मंथ। प्रेसिडेंट की सीट अगर खाली हो जाए, कारण बता दिया, डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन की बात आ जाए, रिमूवल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कौन बैठेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अपनी पोस्ट पर ना हो तो फिर इस पोस्ट पर कौन बैठेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस भी अपनी पोस्ट पे ना हो तो कौन बैठेगा? सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बैठेगा कोई भी। और यहां मैंने एग्जांपल मेंशन कर दिया है, हिंदुस्तान में डॉक्टर जाकिर हुसैन, शॉर्टेस्ट टेन्योर है, ये याद कर लो। 5 साल का टर्म पूरा नहीं करा क्योंकि डेथ हो गई थी। एक ही राष्ट्रपति जो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए, याद करा चुका हूं। वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली थी, नाम क्या है? वीवी गिरी। ईयर बताया मैंने, कौन सा ईयर? कौन बोल रहा है? 1960
9. 1969 वीवी गिरी ने प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली, लेकिन जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई तो वीवी गिरी ने नॉमिनेशन, प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रिजाइन कर दिया। ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अवेलेबल नहीं थे, तो पहली बार हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आ रहे हैं फॉर फ्यू मंथ, जुलाई से अगस्त 1969। इम्पीचमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। पूरी क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीचमेंट प्रोसीजर? आसिफ, इम्पीचमेंट क्या? जाने का तरीका। हाँ, शपथ दिलवा नहीं, शपथ नहीं है। इम्पीचमेंट का मतलब है अगर राष्ट्रपति कोई करप्शन, गद्दारी करे देश के साथ, कोई हिंदुस्तान के जो आर्मी की चीज़ें हैं दूसरी कंट्री को दे दे, एलिगेशन लग जाएं, करोड़ों रुपए का घोटाला कर दे, ऐसा कोई भी सिस्टम है तो हम राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटा सकते हैं। हटाने को हम यहाँ हटाना बोलना ठीक नहीं है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पावर दी गई है, उसको रिमूवल ना बोलकर क्या बोल रहे हैं? इम्पीचमेंट प्रोसीजर। अभिषेक, बात समझ में आ रही है? Yes sir. नॉर्मली या तो टेन्योर पूरा हो जाए प्रेसिडेंट का तो वो छुट्टी हो जाती है, या डेथ हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, कोई भी ऐसी घटना घट जाए, या फिर अगर वो करप्टेड है, उसने हमारे देश की इंपॉर्टेंट गोपनीय चीज़ें दूसरी कंट्री को बेच दी हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला करा है, तो हम उसके टेन्योर के पूरा होने का वेट नहीं कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पावर मिली हुई है कि हम उसे चाहें तो हटा सकते हैं। रिमूवल के इस प्रोसीजर को बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर तैयार कर लो, सीख लो कैसे हम हमारे देश के प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। लोअर हाउस, अपर हाउस, दोनों में से किसी एक हाउस को एलिगेशन लगाने होते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर कि भाई ये करप्टेड है, करप्शन के चार्जेस लगाने होते हैं, या इन्होंने हमारे देश के सीक्रेट बातें दूसरी कंट्री को बेच दी हैं, जो भी कुछ ऐसा घपला हो जिसकी वजह से, अरे यही प्रोसीजर होता है किसी जज को भी हटाने का। इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता है किसी भी जज को अपनी सीट से नॉर्मली हटाया नहीं जा सकता। अभिषेक, बात समझ में आ रही है? Yes sir, but ये हाँ। practically impossible होता है। ऐसा नहीं है, वो घटनाएं नहीं घटी और विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, या ऐसा समझो कि करप्शन का पता नहीं चल पाता है, लेकिन पावर्स तो दी हुई हैं और सब कुछ जब डिजिटलाइज हो जाए तो ये सब चीज़ें सामने आएंगी और इन चीज़ों का यूज़ होगा। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस, हमारे देश के राष्ट्रपति के ऊपर सबसे पहले एलिगेशन लगाने होते हैं किसी एक हाउस के द्वारा। वो हाउस लोअर हाउस भी हो सकता है, अपर हाउस भी हो सकता है। कोई एक हाउस पहले एलिगेशन लगाए और मेजोरिटी से वो बात वहां से पारित हो जाए। अवंतिका, अनन्या, बात समझ में आ रही है? कोई एक हाउस एलिगेशन लगाएगा पहले कि हमारे राष्ट्रपति गद्दार है, उन्होंने ऐसा गड़बड़ करा है। अनन्या, बात समझ में आ रही है? Yes sir. एक हाउस ने एलिगेशन लगा दिए, वो बात वहां मेजोरिटी से पास हो गई, तो ये मैटर दूसरे हाउस में चला जाता है। लोअर हाउस ने एलिगेशन लगाए हैं लोकसभा ने, तो राज्यसभा में चला जाएगा मैटर, राज्यसभा ने एलिगेशन लगाए हैं तो लोअर हाउस में चला जाएगा। जब दूसरे हाउस में मैटर जाएगा तो दूसरा हाउस प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस देगा कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कह दो, हमारे यहाँ डिबेट होने वाली है आपके करप्शन चार्जेस के बारे में। अनन्या, मैं भी सुनूंगा, इतनी बात समझ में आ गई? 14 डेज पहले का नोटिस भेजा जाता है। Yes sir. कम से कम 14 डेज तैयारी करने के लिए दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को, अपने लिए कुछ सफाई में कहना है। तो 14 डेज बाद प्रेसिडेंट उस हाउस में आता है, वो जो भी लोअर हाउस अपर हाउस है, वहाँ अपनी सफाई में बोलता है और उसके बाद वोटिंग होती है, और वोटिंग में अगर वोट प्रेसिडेंट के खिलाफ चले गए उसी वक्त प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से छुट्टी। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इम्पीचमेंट, और भैया अगर फॉल्स कंप्लेंट हुई फिर? अगर वोटिंग राइट्स प्रेसिडेंट के फेवर में मतलब प्रेसिडेंट के फेवर में चले गए कि भैया प्रेसिडेंट ठीक है, इसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, तो वो अपनी पोस्ट पे एज इट इज रहेगा। युवराज, बात समझ में आ रही है? और भैया जिसने कंप्लेंट करी वो? कंप्लेंट, अरे एक आदमी के कहने से कुछ होता ही नहीं है ना। अरे पहली बात तो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एलिगेशन लगाएगा, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसने एलिगेशन लगा दिए कि भैया हमें पता चला है कि प्रेसिडेंट ने घपले कर दिए, गोपनीय चीज़ें भेज दी। वर्बली बोलने से थोड़ा ना कुछ होता है, कोई भी बोलते कुछ भी, ऐसे तो हम किसी भी आदमी के ऊपर कोई भी बात बोल सकते हैं, लेकिन पूरा कोई एक हाउस लोअर हाउस या अपर हाउस मेजोरिटी से उस बात को पास कर दे कि भैया ये व्यक्ति करप्टेड है,
एक हाउस पास कर दे तभी दूसरे हाउस में जाएगा और दूसरा हाउस एक्शन के लिए प्रेसिडेंट को नोटिस इशू करेगा कम से कम 14 डेज का। युवराज को बात समझ में आ रही है? चाहे ऐसे कोई भी, ऐसे तो सड़क पे चलता हुआ कोई भी आदमी बोल दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। पूरा कोई एक हाउस, लोअर हाउस या अपर हाउस, उस एलिगेशन को मेजोरिटी से पास कर दे, फिर वो मैटर दूसरे हाउस में जाएगा। जब दूसरे हाउस में जाएगा तो प्रेसिडेंट को नोटिस भेजा जाएगा 14 डेज का, ये इंपॉर्टेंट है 14 डेज का। फिर प्रेसिडेंट 14 डेज बाद उस हाउस में अवेलेबल होंगे, वो अपनी सफाई में वो बातें बोलेंगे, फैक्ट्स बोलेंगे, और उस फैक्ट्स के बाद इमीडिएटली वोटिंग होगी। और वोटिंग में अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ वोटिंग हो गई तो प्रेसिडेंट की पोस्ट की छुट्टी उसी वक्त, और अगर प्रेसिडेंट के फेवर में चले गए वोट तो प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर एज इट इज। बात खत्म। युवराज क्लियर हो गया? इंपीचमेंट प्रोसीजर, ठीक है भैया। महाभियोग। आगे चलेंगे जी। भैया जजेस को भी पोस्ट से हटाने का यही तरीका है, इंपीचमेंट प्रोसीजर। सर हाँ सर, कुछ सजा वगैरह नहीं मिलेगी? ऋषभ दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगा? भैया बस इतनी पोस्ट पे से हटाया जाएगा? नहीं नहीं, देखो हम क्या कह रहे हैं, महामहिम। जब तक कोई आदमी हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पोस्ट पे है तो उसको कोर्ट में तो लेके ही नहीं जा सकते ना, वो तो कोर्ट से ऊपर है। जब वो पोस्ट से, पहली बात समझो, इंपीचमेंट प्रोसीजर अगर फुलफिल हो जाए और उनकी प्रेसिडेंट की पोस्ट खत्म हो जाए, उसके बाद कोर्ट में लेके जाया जा सकता है और फिर उनके वहां प्रूफ होगा, फिर जेल की सजा हो सकती है। प्रेसिडेंट की पोस्ट पर तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता बंदे को, एलिगेशन तो बहुत दूर की बात है। अरे बात समझ में आ रही है ऋषभ? यस सर। तो मैंने तरीका बताया है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट से छुट्टी कब होगी। प्रेसिडेंट की पोस्ट से छुट्टी हुए बगैर उन्हें किसी भी कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और उससे ऊपर तो वही बैठे हुए हैं। वो तो किसी आदमी की कत्ल की सजा भी माफ कर सकते हैं जब चाहे, तो उनको कौन बुलाएगा? बात समझ में आ रही है ऋषभ? प्रेसिडेंट सजा कम करवा सकते हैं ना, माफ नहीं कर सकते क्या ना? बात कर रहे हो? किसी ने कत्ल कर दिया, कोर्ट ने प्रूफ कर दिया, फांसी की सजा है 4 दिन बाद। एकमात्र तरीका हिंदुस्तान में कि उसकी फांसी की सजा भी टलवाई जा सकती है, सिर्फ प्रेसिडेंट का ऑर्डर। सिर्फ प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए, फांसी की सजा भी माफ। जबकि प्रूफ हो चुका है कि फांसी की सजा मिलनी है, इसी आदमी ने कत्ल करा है, तारीख फिक्स हो चुकी है, लेके जा रहे हैं। कैंसिल करने वाला सिर्फ हिंदुस्तान का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? सर बट वो अगर माफ भी कर देंगे तो ये थोड़ी ना, वो तो फिर जेल में कर देंगे ना, 14 साल की जेल। देखो मैं कह रहा हूँ फांसी की सजा भी माफ करा सकते हैं। तो किसी भी आदमी को इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है तो प्रेसिडेंट कह दे छुट्टी, जेल से बाहर हमेशा के लिए। अभिषेक क्लियर है? यस सर। अरे ऐसे समझो, अरे पुराने जमाने का राजा आज का प्रेसिडेंट है ना, तो पुराने जमाने में राजा किसी भी आदमी को बिना किसी कारण के गर्दन कलम करवा सकता था और बिना किसी कारण से करोड़ों रुपए की चीजें दान में दे सकता था कि तुम मालिक। तो ऐसी कुछ पावर्स वाला काम प्रेसिडेंट के हाथ में है कि सजा माफ कराई सर जाए। हाँ हाँ बोलो जी बोलो। सर उनसे कोई रीजन नहीं मांगेगा कि आपने क्यों करा है? अरे राजा से कोई रीजन कहाँ मांगेगा? राजा वाली पावर दे रखी है ना, कोई रीजन नहीं है। और याद रखना, ये अब मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर किसी को कत्ल की फांसी की सजा होने वाली है, सजा माफ कराने का ऑर्डर प्रेसिडेंट देता है, लेकिन प्रेसिडेंट, आपको मैं पीछे बता के आया हूं, डम एंड डीफ। प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में एग्जीक्यूटिव हेड है, नाम का राजा है, ऑर्डर उसी के चलते हैं माफ कराने के, लेकिन उनकी मर्जी नहीं चलती। तो पार्लियामेंट की कैबिनेट मिनिस्ट्री जिनको कौन लीड करता है? कौन लीड करता है? प्रधानमंत्री देश का। वो अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो प्रपोजल पास करते हैं उस पर ठप्पा लगाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब है किसी को फांसी की सजा मिली हुई है, अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री ये बात कह दे कि भैया उस आदमी को रिलीज कर दो, तो बस फाइनल सिग्नेचर प्रेसिडेंट के हैं और वो आदमी रिलीज, विदाउट कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी। क्लियर हो गया बच्चों? अरे यस। तो सिग्नेचर प्रेसिडेंट के हो रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करता है। सिर्फ जो कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास से प्रपोजल आते हैं, बस उनको फाइनल टच देने वाला काम, सिग्नेचर वाला काम प्रेसिडेंट के पास है। तो वीवी गिरी वाली बात मैंने बताई दी थी बच्चों। यहाँ एक बात नीलम संजीवा रेड्डी वाली याद करने वाली है, और एक वीवी गिरी वाली बात मैंने यहाँ लिखी है। अरे अभी मैंने बताया था वीवी गिरी रिजाइन कर चुके हैं,
प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन भरा है। नॉर्मली जब भी इलेक्शन होता है तो हिंदुस्तान में जितनी भी मेजर पार्टियां हैं वो अपने अपने कैंडिडेट को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरवाती हैं। आज से मेरी बात समझ में आ रही है? जितनी भी पार्टियां हाँ हैं, भैया। जैसे कांग्रेस है वो अपने प्रेसिडेंट के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, नॉमिनेशन फॉर्म भरवाती है। ऐसे बीजेपी जो मेजर पार्टी हैं 2-3, वो अपने अपने कैंडिडेट उतारती हैं। फिर इलेक्शन होता है, फिर इलेक्शन में जिसको ज़्यादा सीटें मिलती हैं वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो भैया हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वीवी गिरी उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जीत गए। किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं था उन्हें। बीजेपी, कांग्रेस, उस जमाने में जनता दल बड़ी पार्टी, जनता दल भी अपोजिशन पार्टी, स्ट्रॉन्ग पार्टी हुआ करती थी। किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं था, इंडिपेंडेंटली खड़े हुए थे और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए। दूसरी बात आपको याद करनी है नीलम संजीवा रेड्डी की 1977 में जब ये इलेक्शन में इन्होंने नॉमिनेशन भरा तो इनके अगेंस्ट इनकी इतनी गुडविल थी सारी पार्टियों में कि इनके अगेंस्ट किसी भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। अभिषेक बात समझ में आ रही है? जब एक आदमी ने नॉमिनेशन भरा है तो दूसरा, इतनी ज्यादा गुडविल थी किसी भी अपोजिशन पार्टी ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा इनकी रिस्पेक्ट में। इनकी गुडविल इतनी ज्यादा थी, लोग इतना सम्मान देते थे। और बिना इलेक्शन के प्रेसिडेंट, पहली बार हिंदुस्तान में विदाउट इलेक्शन जो आदमी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर गया, क्योंकि कोई अपोज करने वाला नहीं था, नीलम संजीवा रेड्डी। ईयर पेपर में आता नहीं है 1977। और दूसरी बात याद कर लो वीवी गिरी की, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, किसी इंडिविजुअल पार्टी का सपोर्ट नहीं था और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए 1969। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की चर्चा करेंगे जी। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में जितनी हायर अथॉरिटीज है, बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री, इसके अलावा हिंदुस्तान के सारे जजेस, गवर्नर ऑफ द स्टेट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यहाँ बढ़िया बात निकल के आ रही है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हेड को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। भैया हिंदुस्तान में 2020 में एक नई पोस्ट बना दी और उस पोस्ट का काम क्या था? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कोऑर्डिनेशन लाना। इसे बोलते हैं, कोई बताएगा? CDS। यस, CDS। मेरा क्वेश्चन हिना से है। हिना, मुझे CDS की फुल फॉर्म चाहिए। हिना। सर पता नहीं। अभिषेक। सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ए भाई, CDS की फुल फॉर्म चाहिए मुझे। We are Chief Defense Secretary. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जल्दी बोलो क्या बोला मैंने? CDS। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी तो विपिन रावत है। क्वेश्चन याद कर लो बच्चों, हमने हिंदुस्तान में 3 हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए एक नई पोस्ट बना दी। इस पोस्ट का काम ही यही है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कोऑर्डिनेशन लाना। पोस्ट का नाम CDS। कब से इंपोज हुई है? 1 जनवरी 2020। और हिंदुस्तान का पहला CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहला। हमेशा के लिए जीके का क्वेश्चन हो गया। बिपिन रावत, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल से आते हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। हिंदुस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जल्दी बोलो हिना। सर विपिन रावत। ये पोस्ट कब से शुरू हो रही है? तारीख बोलो। 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020। जनवरी 2020। काम क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे जी। तो भैया प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा, डिफरेंट फील्ड से फेमस पर्सनैलिटीज को। एक्चुअली में भैया प्रेसिडेंट तो ठप्पा लगा रहा है, कैबिनेट मिनिस्ट्री पास करती है कि भैया ये स्पोर्ट्स में से तेंदुलकर को ले लो, इंडस्ट्रीज में राहुल बजाज को ले लो। अरे कौन है राहुल बजाज? CEO ऑफ राहुल बजाज, बताओ बच्चों। CEO एंड चेयरमैन जॉर्ज फाइनेंसर। अरे बजाज ग्रुप के CEO चेयरमैन है। बजाज ग्रुप, खाली बजाज फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, पूरे बजाज ग्रुप के चेयरमैन और CMD कौन है? राहुल बजाज। वापस आ रहे जी। अरे मैंने कहा था बजाज पूरी दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी जो 3 व्हीलर बनाती है। जल्दी बताओ, 3 व्हीलर बनाने वाली पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी
बजाज ग्रुप, बजाज ग्रुप। सीईओ की बात अभी मैंने याद कराई। अरे प्लांट का लगा हुआ है, स्टेट का नाम बताओ। बजाज ग्रुप वालों का प्लांट कहाँ है जहाँ पर ये 3 व्हीलर बनाते हैं, 2 व्हीलर? पुणे। पूना। स्टेट की बात करें महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट की बात करें पूना। पूना में जिस जगह पे इनका प्लांट है, जगह का नाम अकुर्दी। आगे चलेंगे जी। तो सर जगह का नाम क्या बताया? अकुर्दी, ए के अकुर्दी इन पूना। क्लियर है बच्चे? यस सर। हाँ जी। तो ऐसे अलग अलग फील्ड्स के 12 मेंबर्स को राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। मैं फिर बता दूं, प्रेसिडेंट की यहाँ मर्जी नहीं चलती है। प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि आप नॉमिनेट करोगे, लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि कौन कौन बंदा राज्यसभा का मेंबर बनना चाहिए विदाउट एनी इलेक्शन, और उसको फाइनली सिग्नेचर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। तो पावर प्रेसिडेंट की हम बोल रहे हैं। नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स, साइंस का, सोशल वर्क का, बिजनेस का। और मैंने याद करा है लोकसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, और ये दोनों के दोनों एंग्लो इंडियंस। 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा कहाँ से आएंगे? एंग्लो इंडियंस। कहानी सुना चुका हूँ। डिक्लेयर, हिंदुस्तान में कोई वॉर डिक्लेयर होनी हो, अरे वॉर का मतलब नेशनल इमरजेंसी का कोई अनाउंसमेंट करना हो, वार अनाउंसमेंट करनी हो, कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अच्छा, जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जब पहली बार लोकसभा राज्यसभा की कंबाइंड मीटिंग होती है, तो उसको कौन प्रिजाइड करता है? प्रेसिडेंट। अरे आजकल हिंदुस्तान में लोकसभा को कौन प्रिजाइड करता है? स्पीकर। स्पीकर का नाम बताओ आजकल, अरे बताओ। ओम बिरला। ओम बिरला, श्रीमान ओम बिरला जी। और पहले वाला भी बता दो, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, हिंदुस्तान के फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, मैंने याद कराया बचपन में। जीवी मावलंकर। हाँ, गणेश वासुदेवन मावलंकर। और एट प्रेजेंट हिंदुस्तान में लोकसभा की हेड सीट कौन प्रिजाइड कर रहा है? ओम बिरला, श्रीमान ओम बिरला जी, राजस्थान से हैं। तो आगे चलते हैं जी। प्रेसिडेंट के पास क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर के टाइप्स हैं। एक कि कोई भी कानून बनाने के लिए उनके पास आया, उसको वो ठंडे बस्ते में डाल दें, इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। या उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट में भेज दें, तो ये वीटो पावर है। लेकिन 2 बार, तीसरी बार तो उन्हें सिग्नेचर करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा रिकंसिडरेशन के लिए वो नहीं भेज सकते। ये देखो आर्टिकल 72, आर्टिकल याद कर लो तो अच्छा है। प्रेसिडेंट किसी की भी सजा माफ कर सकता है, कत्ल माफ कर सकता है, किसी को भी डेथ का, अरे किसी को, हिंदुस्तान में किसी को आजादी के बाद बच्चों कुछ फरमान जारी हुआ ऐसा कि भाई हैंग टिल द डेथ, ऐसा कुछ को बता सकता है? अरे फांसी की सजा का फरमान आजादी के बाद कभी हुआ है? यस सर, कई बार। हाँ, तो ये फांसी की सजा भी टाली जा सकती है। आर्टिकल 72, ये याद करो, किसकी पावर है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72, दोनों बातें याद कर लेना भैया। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस क्या होता है जी? पूरी क्लास हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। युवराज समझ में आया मैंने क्या बोला है? सर इसी को गैजेट ऑफ इंडिया कहते हैं ना? क्या अभिषेक दोबारा बोलना। सर ऑर्डिनेंस को एक गैजेट ऑफ इंडिया कहते हैं ना? गैजेट ऑफ इंडिया? हाँ। गैजेट ऑफ इंडिया क्या होता है? वो भी तो अध्यादेश ही होता है प्रेसिडेंट का। नहीं, पहले तो ये बताओ ना, होता क्या है अध्यादेश? क्या मतलब सर अगर किसी को कुछ डिक्लेयर करना है, प्रेसिडेंट ने कुछ लाना है, तो वो गैजेट ऑफ इंडिया से इन्फॉर्म कर सकता है। नहीं, पहले बात समझो। ऑर्डिनेंस बोले तो हिंदी में अध्यादेश। जब भी पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो, पार्लियामेंट का सेशन चल नहीं रहा हो, और अचानक कोई कानून बनाना हो, अरे अचानक कोई कानून बनाना हो, समय की ऐसी इंपॉर्टेंस हो, जरूरत हो, और पार्लियामेंट वर्किंग में ना हो, छुट्टियां चल रही हो, तो ऐसी कंडीशन में कैबिनेट मिनिस्ट्री, अरे प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्ट्री को इमरजेंसी में बुलाकर किसी भी बात को कानून बनाना चाहे, तो सिग्नेचर किसको करने होंगे? प्रेसिडेंट को। सिग्नेचर करके उसे कानून नहीं बोल रहे, उसे बोल रहे हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, और वो उसी वक्त इफेक्टिवली एप्लीकेबल हो जाएगा। मैक्सिमम अप टू द टेन्योर ऑफ 6 months। 6 month। और 6 महीने, 6 महीने इसलिए बोला है क्योंकि जल्दी ही पार्लियामेंट सेशन होगा। पार्लियामेंट सेशन होगा तो सेशन में वोटिंग कराकर उसको कानून प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा। तो भैया टेम्परेरी पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि अगर, देखो मैंने नीचे सारा लिखा है, पार्लियामेंट सेशन में ना चल रहा हो, अचानक समय की इंपॉर्टेंस हो, कोई कानून बनाना हो, किसी भी चीज़ की अचानक इमरजेंसी आ जाए, तो भैया कैबिनेट मिनिस्ट्री को रातों रात बुलाकर
प्राइम मिनिस्टर कोई भी कानून बनाने वाला फैसला ले सकता है और प्रेसिडेंट को उसको सिग्नेचर करने होंगे। इसे कानून नहीं बोल रहे, इसे ऑर्डिनेंस बोल रहे हैं। लेकिन ये कानून बनाने के लिए विद इन द टाइम पीरियड ऑफ फ्रेम ऑफ 6 मंथ उसे पार्लियामेंट में लाना पड़ता है और फिर कानून के बनाने की पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। ये क्लियर हो गया। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 वेरी इंपॉर्टेंट। अनन्या, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस की पावर है प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल याद कर लो 123, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है प्रेसिडेंट जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, ऐसा होता है। इसके अलावा आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पावर है किसी को भी डेथ का सेंटेंस, कोई भी सजा माफ करने का प्रोविजन है, प्रेसिडेंट कर सकता है। क्लियर है अनन्या? यस सर, क्लियर तो है बट सारे आर्टिकल्स याद करने हैं सर, आर्टिकल नंबर। देखो अभी जो पेपर आप देने जा रहे हो उसमें तो गाड़ी चल जाएगी, बट जितनी अच्छी चीज़ें याद करो उसमें बुराई क्या है। तो आगे आपके चीज़ें टफ होनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्रेंस है, बहुत बढ़िया वाला तरीका होता है, तो उसमें जितना डिटेल याद कर लो बढ़िया है। क्लियर है अनन्या? याद करना अच्छा है। यस सर। तो यहाँ किसी का क्लैट का पेपर है, उसमें तो आते ही आर्टिकल है, उसके पास तो चॉइस ही नहीं है। अरे क्लैट समझते हो ना? यस सर, लॉ सर का। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हाँ। में एडमिशन होता है जिसके तो उसमें जाना है तो वहाँ तो आर्टिकल का ढेर आएगा। तो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पावर सजा माफ करने की। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस का पावर है, तो कभी भी पार्लियामेंट सेशन में ना हो। लेकिन ये सारे कारनामे कहाँ से आ रहे हैं? कैबिनेट मिनिस्ट्री से पास होके आ रहे हैं। तो इमरजेंसी पावर्स हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। मैंने कई पिछली बार भी चर्चा करी थी, आज भी मैंने रिवीजन करा दी है, सबको याद हो गया है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल, एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सबने याद कर लिया है, सबको मालूम है। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं, बोले तो सस्पेंशन ऑफ, बोले तो सस्पेंशन ऑफ, जल्दी बोलो। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट, सिर्फ जीने का अधिकार छोड़ा जाता है। और ऐसा 3 बार हुआ, तीनों आपको मालूम है। प्रेसिडेंट रूल हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टेट्स में लगी हैं। जब भी वहां पर, अरे अभी की ताजा खबर, अरे कौन बताएगा? फ्राइडे को, अरे अनन्या टीवी का डब्बा है घर में। सिंह रावत ने वो इस्तीफा दे दिया। हाँ जल्दी बताओ, ये बात बोलो, पूरा नाम बोलो। खबरदार बिपिन रावत बोला तो, नाम सही बोलो। तीरथ सिंह रावत। हाँ, तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत कौन? जल्दी बोलो कौन? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। उत्तराखंड के सीएम। भैया 4 महीने पहले उत्तराखंड के सीएम चेंज हुए हैं। अगले साल एक्चुअली में इलेक्शन है, तो वहाँ उनका मामला बीजेपी, वहाँ क्या खेल चलता है उत्तराखंड में, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा जब से उत्तराखंड स्टेट बनी है खेल चल रहा है। तो इस बार अगले साल इलेक्शन होने हैं, तो 4 महीने पहले इन्हें लगा कि भैया ये सीएम की गुडविल जो है वो ठीक नहीं चल रही और ये हारने वाले हैं। तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, गुडविल को वापस रिस्टोर करने के लिए इन्होंने सीएम बदल दिया। सीएम बदल दिया और ऐसे आदमी को सीएम बनाया जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ही नहीं था। अरे जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर, अभी वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। हाँ, बाइपोल के थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही नहीं थे। पहली बात, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं थे। दूसरी बात, पॉपुलर नहीं थे लेजिस्लेटिव मेंबर्स में। लेकिन सेंट्रल पार्टी है ना, तो उन्हें लगा इसी आदमी को बनाना चाहिए, बना दिया। अब 4 महीने हो गए हैं, 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में या तो चुनाव जीतना है, मेंबर बनना है, और नहीं तो वैसे ही उनकी छुट्टी हो जाती। और वहाँ के मेंबर्स में बड़ा सारा, जब उनको बनाया गया सीएम तो बहुत ज़्यादा रोष था, लोग एंटी थे कि भैया इनको क्यों बनाया। जो भी उनके टॉप मोस्ट 3 4 5 लीडर से वो चाह रहे होंगे कि वो सीएम बन जाए, तो आपस में इंटरनल कुछ मैटर होगा। तो भैया कुल मिला के अब उन्होंने फ्राइडे को ऐसी न्यूज आई कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अच्छा क्वेश्चन याद करो बच्चों, अरे सीएम अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? जल्दी बोलो। गवर्नर को। सीएम अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को देगा। पीएम अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? जल्दी जल्दी बोलो। देखो, प्रेसिडेंट को देगा। तो देखो ये क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब एक तो तरीका है वहां पर गवर्नर रूल लगा दिया जाए, दूसरा तरीका है मेजोरिटी आज भी बीजेपी की है वहां पर, या बीजेपी अपना विधायक दल का नया नेता चुन ले और उसको सीएम बना देंगे। तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी है और स्टेट में भी उन्हीं के लोग हैं। तो अगर वहाँ अपोजिशन पार्टी होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय प्रेशर
बाय प्रेशर अपने फेवर में करने के लिए स्टेट पर पक्का गवर्नर रूल लगा देती। भाषा समझ में आती है? पक्का गवर्नर रूल लगा देती। लेकिन सेंटर भी उनका है, स्टेट भी उनका है, तो वो अपने हिसाब से अब नया सीएम अपॉइंट करने की कुछ तैयारी कर रहे हैं और डैमेज कंट्रोल का खेल करेंगे ताकि जब मार्च अप्रैल में इलेक्शन अनाउंस हो तो वो गुडविल मेंटेन की जा सके। ऐसा कुछ कारनामा पॉलिटिकल सिस्टम रहता है। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? अनन्या? यस सर। तो भैया इमरजेंसी पावर्स का डिस्कशन करा, गवर्नर रूल को लेकर अभी ताजा ताजा मैंने बताया कि किसी स्टेट में, अब देखो वहां चाहे अगर वहां पर जो वहां के 2-3-4 टॉप हेड्स हैं अगर उनमें डिस्प्यूट रहा तो पक्का सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगा देगी? प्रेसिडेंट रूल लगा देगी अगर डिसीजन नहीं आया तो वहां इंटरनली सेटलमेंट सही नहीं चल रही उत्तराखंड में वो नेताओं की, तो उनमें सेटलमेंट हो गई, डैमेज कंट्रोल करने का काम उन्हें लगा कोई कर सकता है तो वो सीएम बना देंगे नया। बेशक 6 मैक्सिमम 6-7 महीने का खेल है, 6-7 महीने का सीएम होगा ये। तो भैया नया क्वेश्चन तैयार हो गया, सीएम सबसे कम टेन्योर के लिए उत्तराखंड के, अरे जल्दी बताओ, क्वेश्चन तैयार हो गया 4 महीने का। तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत तैयार हो गए जी। तो आगे चलते हैं जी। अभी ऐसा ही एक खेल बंगाल में अभी आपने बोला, बंगाल में अरे नेता इलेक्शन ही हार गई, लेकिन क्योंकि वो नेता थी अपनी पार्टी की तो सीएम की पोस्ट पर, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें कोई सीट जीतनी है बट आसान है। वहां उनका रुतबा बहुत ज्यादा है, हर कोई उन्हें जानता है मानता है, तो उनका कोई एक मेंबर अपनी सीट छोड़ देगा, इलेक्शन हो जाएंगे, बाई इलेक्शन, और वो जीत जाएंगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है वहां पर। लेकिन तीरथ सिंह रावत के लिए मामला झंझट वाला था। वो पौड़ी गढ़वाल, अरे उत्तराखंड में समझते हो पौड़ी गढ़वाल, सर उनके बयान भी काफी उल्टे सीधे थे। अब देखो ये एक्चुअली में वो जिस इलाके से आते हैं ना, उस इलाके में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, कोई भी अपनी सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो बड़े सारे मैटर थे, खाली एक कारण कभी भी नहीं होता रिजाइन करने का, तो वो कई कारण एक साथ इकट्ठे हो गए जिसके चलते ये खेल हुआ, जिसमें से वो जो बयानबाजी वाली बात है वो भी आप बोल सकते हो। तो भैया समय की लिमिटेशन है, अगली क्लास। हाँ बोलो सर पीडीएफ जरूर